नमस्कार, एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने बहुचर्चित प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि परीक्षाएं बहुत समीप हैं, तो करंट अफेयर्स की भूमिका वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें हम अक्टूबर माह का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम देख रहे हैं। और बिना समय गंवाए आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि 16 अगस्त 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो अट्टम को दिया गया है, जो ये एक मलयालम फिल्म है। तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर अगर इसके तहत आप सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ऋषभ शेट्टी हैं, जो कांतारा फिल्म है उसके लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो मानसी पारेख, अ, और ये कच्छ एक्सप्रेस के लिए हैं। और दूसरा अभिनेत्री है नित्या मेनन। मतलब दो अभिनेत्रियों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, मानसी पारेख और नित्या मेनन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की यदि बात की जाए तो सूरज आर बड़जात्या को पुरस्कृत किया गया है। और किस फिल्म के लिए? तो ऊंचाई फिल्म के लिए। तो अब अगर ये इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़ी सहजता से कर लेंगे। फिर दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होती हैं तो उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये यामिनी कृष्ण के बारे में जानिए कि 3 अगस्त 2024 को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मतलब ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो नृत्य विधाओं से संबंधित रही हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। और इनको जो पुरस्कार मिला है वो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें 1968 में पद्म श्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर इन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके बारे में जान लीजिए कि ये किस नृत्य विधा से संबंधित रही हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, और इन्हें लेटेस्ट जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है वो कब मिला है, यही इतना इसमें महत्वपूर्ण। तो तीसरा हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किया गया है। और प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत जो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये पहली बार दिया गया है। और मैंने पीछे के क्लासों में बताया है कि यदि कोई चीज़ पहली बार हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंद राजम पद्मनाभम। तो आप ये याद रखिएगा। और इसकी बहुत संभावना है कि आपकी परीक्षा में चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, या आरओ की आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2024 से ही की है। मतलब ये जो पुरस्कार ही है वो 2024 से ही शुरू की गई है। और पहला पुरस्कार ही मिला है किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 टीम को भी विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर विज्ञान टीम पुरस्कार की बात पूछे जाए, चंद्रयान 3 जो मून मिशन था, तो उसके लिए उसकी टीम को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए चौथे टॉपिक को हमारे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते एवं फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको तिमोर लेस्ते एक देश है और फिजी, इन दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और अ, आप देखिए कि 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। और फिर 10 अगस्त के पहले 6 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये आप जानते रहिए। और इसमें बेसिकली दोनों देशों को जानते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि
ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए कि उसमें ये तो दो रहे ही, साथ में अन्य देशों के साथ आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास किया जाए। तो आप जानते रहिए कि तिमोर लेस्ते एवं फिजी दो ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति महोदया को अपने देश का सर्वोच्च जो है वो नागरिक पुरस्कार दिया है। चौथा टॉपिक हो गया। फिर शिखर धवन के बारे में जान लीजिए। हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने संन्यास लिया है। तो 24 अगस्त 2024 को शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धवन ने 269 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 24 शतक, जिसमें से वनडे में 17 और टेस्ट में 7 शतक बनाए हैं। वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में भारत के लिए पदार्पण किया। मतलब जो इनका खेल कैरियर शुरू होता है वो वर्ष 2010 में होता है और ये 14 वर्ष 2024 में संन्यास लेते हैं। कुल कितने शतक लगाए हैं? 24 शतक लगाए हैं। कितने मैचों में? 269 मैचों में, जिसमें से 17 वनडे है और 7 जो है वो टेस्ट शामिल है। फिर 38 वर्षीय धवन को अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 12 साल से अधिक रहा, जिसमें उन्होंने 10,867 रन, मतलब अगर इनके रन की बात की जाए 10,867 रन इन्होंने बनाया है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। ये पांचवा हमारा टॉपिक हो गया। और देखिए थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग की परीक्षाएं बहुत समीप है और थोड़ा सा मेरे द्वारा भी कुछ पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से करंट अफेयर्स का जो वीडियो आ रहा था वो विलम्ब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी टीम के द्वारा जो है वो डेली परीक्षा से उपयोगी सीरीज, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, यूपी स्पेशल की हो, वो डेली हमारे चैनल पे लाई जा रही है। तो आप लोग उसको देखते रहिए और यदि नहीं देख रहे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आप पीछे की जितनी भी सीरीज कराई जा रही हो, चाहे विनीत सर द्वारा चाहे तेज सर द्वारा, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए। फिर नोवाक जोकोविच के बारे में जानिए। 4 अगस्त 2024 को नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। मतलब जब मैंने पेरिस ओलंपिक वाला जो वीडियो बनाया है 22 मिनट का है, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। वहाँ मैंने हर चीज़ बताया। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो नोवाक जोकोविच थे उन्होंने ही पेरिस में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये पहली बार इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस सेकंड फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया था। ये नाम भी याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक में क्या है कि यदि नोवाक जोकोविच स्वर्ण पदक जीतते हैं किसे हरा करके, तो कार्लोस अल्कराज को हरा करके जीतते हैं। ये छठा टॉपिक हो गया हमारा। फिर यूपी से संबंधित, चूंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी स्पेशल भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण करंट हम यहाँ भी उसके बारे में कवर कर रहे हैं। देखिए मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क जो बनी है, तो आप पहले ही जानिए कि वो सड़क कहाँ बनी है। मेरठ में बनी है। ऐसे ही पूछ लेगा लेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे पहले कहाँ जो है एकीकृत हरित सड़क निर्माण किया है। गाजियाबाद दे देगा, नोएडा दे देगा, लखनऊ दे देगा, गोरखपुर दे देगा या मेरठ दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रखिए कि मेरठ में बना है। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क का निर्माण किया गया है। कि राज्य की पहली है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हरित सड़क परियोजना लगभग 2.15 किलोमीटर है, 2.15 किलोमीटर ये लंबी है और जून 2026 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। इस योजना की अनुमानित लागत जो है वो 40 करोड़ रुपए। ये जो 2.15 किलोमीटर जो ये सड़क बन रही है, इसमें 40 करोड़ की लागत आ रही है। देखिए ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी लंबाई याद रख लीजिए 2.15 किलोमीटर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि ये मेरठ में बन रही है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। आइए 8 नंबर को देखते हैं। अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अयोध्या को है वो आदर्श सौर शहर का दर्जा दिया गया है, मतलब उसको उसकी घोषणा की गई है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यमों से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो पेरिस ट्रीटी है उसके तहत, तो वो एक सार्थक प्रयास होता यहाँ दिख रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी। और उसी के तहत अयोध्या में इतने बड़े संयंत्र की स्थापना की गई है। सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है
जहां नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग का कम से कम 10% तक कम कर दें। मतलब ये सौर शहर का डिफिनीशन याद रखिए कि अगर कहीं 100% विद्युत ऊर्जा की जरूरत है, मतलब ऊर्जा की जरूरत है एनर्जी की, तो उसमें 10% जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से यदि हो रही है तो उसे सौर शहर घोषित कर दिया जाता है। इस कड़ी में अयोध्या ने इस सफलता को प्राप्त किया है, ये भी आप जानते रहिए। फिर पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि ये पहला है तो अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न साइंस टेक्नोलॉजी से पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत प्रबल संभावना है कि आपसे पूछा जाए। 23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। इसी दिन 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरने की उपलब्धि हासिल की। 23 अगस्त दिन भी याद रखिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 अगस्त। तो ये दिन ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारा जो चंद्रयान मिशन गया था, तो जो दक्षिणी ध्रुव पे हमने जब सफलतापूर्वक लैंड किया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। सोचिए ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि जो दक्षिणी ध्रुव है अभी तक वहाँ किसी देश ने अपना पहला मतलब अपना रोवर नहीं उतारा था, भारत के द्वारा ही उतारा गया पहली बार। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि थीम के बारे में भी पूछ ले। वो कैसे पूछ सकता है कि कोई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे दे और इसी में से तिथि वाला एक स्टेटमेंट दे दे, एक थीम के ऊपर आ जाए। तो आपको तिथि का भी ध्यान रखना है और जो है थीम को भी ध्यान रखना है। और चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पे जो रोवर उतरा था वो तो आपको याद ही होगा, तो उसके बारे में तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए आज का अंतिम टॉपिक मिशन मित्र शक्ति अभ्यास की चर्चा हम करेंगे। इसमें जो है 12 से 15 अगस्त 2024 के मध्य भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के 10वें संस्करण का जो है वो आयोजन श्रीलंका में आयोजित हुआ। तो ये सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन इसका हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में आयोजन हुआ है। और मित्र शक्ति अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे भारत और श्रीलंका में बारी बारी से जो है वो आयोजित किया जाता है। अब इस बार यदि श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है तो पिछली बार जो है वो भारत में आयोजित किया गया था, जो 2023 का है। और ये नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में। तो ये तो अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, इससे तो ये नहीं पूछेगा। लेकिन आप ये जानते रहिए कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो किस देशों के साथ भारत करता है? तो वो श्रीलंका के साथ करता है। ये महत्वपूर्ण है। उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है श्रीलंका में। तो चलिए आज जो हम 10 टॉपिक को किए हैं अपने अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण करंट हैं वे किए हैं। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स के हमारे और वीडियो पीछे पड़े हैं, और आगामी भी जो एक दो वीडियो आने हैं वो भी आएंगे आपके पीसीएस प्री के पहले पहले, 5 दिसंबर के पहले पहले आ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ तो आपको यहाँ दे ही देंगे। साथ ही साथ यहाँ हमारे टीम के द्वारा बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो है वो निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि आप जो है अपनी परीक्षा में उसका बेहतर उपयोग कर सके। यूट्यूब को तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आप एक दूसरे से रूबरू होते हैं। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने इसको भी नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ भी हम आपके परीक्षा से बहुत सी जानकारियाँ टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।